विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रही है। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसीलिए इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है। बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बदलाव हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता था। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं। हम टूरिस्टों को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहाँ रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया। संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद 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 संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तालाबंदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालाबंदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मित्रों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, मित्रों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, मित्रों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। बंद संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। यारों की सरकार को भेजो हरिद्वार को।
की सरकार को भेजो हरिद्वार। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को भी मानते हैं कि बजट बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है किसी सरकार का, और पहला बजट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विरोध जो संस्थानों को लेकर के जो बंद किए गए हैं उसके बारे में जारी रहेगा, लेकिन सभी विधायक साथियों की ओर से जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनसे हमने विस्तार से चर्चा की। हम सब लोगों ने इतना तय किया है कि कम से कम बजट को हम सुनेंगे, और हमें मालूम है बजट में कोई बहुत विशेष नहीं है जो हमारी सूचनाओं के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की ओर से जो संस्थानों की मांग वो यथावत जारी रहेगी। जो बंद किए हैं उनको खोला जाए, और उसके साथ साथ में जो खास तौर से वो कहते हैं कि बजट प्रावधान नहीं किया है, हमारा मानना है कि जो कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं उनके लिए बजट का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि ये संस्थान चलने चाहिए, खुलने चाहिए, उसमें और आने वाले समय के लिए बजट प्रावधान करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बात को भी हम देखेंगे। लेकिन इतना आज हमने मोटे तौर पर हमने तय किया है, विरोध जारी रहेगा, यथावत जारी रहेगा, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। सिर्फ बजट को सुनने के लिए हम विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, इतना ही मुझे कहना है। पहले तो वहाँ जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअलिटी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअलिटी में आया। ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में वो रो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ वो रो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए? एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी देगी। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम ही थक जाते हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर है, उन्होंने तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहां डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया। इसी से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे। अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं, दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। जो ज्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीजों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज की जरूरत है? रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया, और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीएससी खोल देते हैं और वहां भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके ताकि ट्रांसफर कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुंचते हैं, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। हॉस्पिटल है आपके बनते ही नहीं है, अधूरे चले हुए हैं, किसी की बिल्डिंग बन रही है। उस दृष्टिकोण से भी हम सारे मेडिकल कॉलेज को समयबद्ध तरीके से तय करेंगे। ये जो बजट है ये दिशा तय अगले 5 वर्ष की कर रहा है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है, बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकता है वो तो चली रहेगी। आपको पता है आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है? आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई बार जम जाते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, जो आने वाले ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कर दिया, पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। विधवाएं होती है हमारे, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात, विधवाएं होती है गांव में, विधवाएं होती है,
एकल नारी होती है। अब विधवा जो होती है कई बार वो अकेली रहती है, समाज में उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। यही नहीं, आपके गरीब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो 4% लोन पर रहते हैं। पिछले कल एक बेटी मुझे मिली, वो नर्सिंग कर रही थी कि मुझे तो 2.5 लाख रो पड़ेगी, 2.5 लाख रुपए का मुझे लोन देना पड़ता है और 4% है, मैं तो ब्याज भी नहीं दे पाऊंगी। हम चाहते तो मुफ्त में दे सकते थे उनको, लेकिन हम उन्हें एक जिम्मेवार इंसान भी बनाना चाहते हैं समाज का, और उसके प्रति कर्तव्य भी रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने जितने भी हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी लेवल पर करनी होगी, हमारी दर से, जैसे +2 के बाद कई बार कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बनता, 1% की ब्याज की दर से। वो भी इसलिए लगाया कि उनको ये बोझ रहे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रहे कि मैंने लोन लिया, कल ये ना हो जाए कि मैं मुफ्त में ही पढ़ रहा हूं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना ही छोड़ दूं सरकार में। तो मेरा ये मानना है, जब ये योजनाएं लागू होंगी, अब 10,000 टैक्सी वाले आते हैं, 300 बस वाले आते हैं, 300 ई ट्रक वाले आते हैं, 200 सौर ऊर्जा वाले आते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा अंदाजा है कि इस साल 90,000, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी 3 महीने में दिशा तय कर रही है। उद्योगपति आएंगे, उसमें रोजगार मिलेगा, कितने उद्योग लगाएंगे, उसमें रोजगार मिलेगा। इस दृष्टि से तो मैं जो गरीब कल्याण कोष की बात कर रहा था, ये तो बीच में इन्होंने सवाल कर दिया, पर मैंने उनका सवाल दे दिया, बाद में आप जितने मर्जी सवाल है पूछना। तो इसकी योजना के तहत 1% ब्याज पर, मैं आपका 1% ब्याज के तहत आपको ये मिलेगा। इसी तरह हमने योजनाओं को, जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी। हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे ने ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जब पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव। वर्तमान सरकार का ये पहला बजट था और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत दिनों से इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि बजट आने दीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। और हम भी इस बात को सोच रहे थे, कुछ हो सकता है कि कोई नया काम, नई योजनाएं और कुछ विशेष ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनका जिक्र बजट में कई बार होने वाला है। मित्रों, आज जब बजट प्रस्तुत हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भरसक कोशिश की, लेकिन बजट के पहले बजट में ही कुल मिलाकर के एक व्यवस्था के नाम से जो बात करने वाले अव्यवस्था का दौर रहा। 3 बार या 4 बार शायद लाइट ही चलेगी। लेकिन जहां तक बजट के संबंध में बात कहने की बात है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहला बजट था और काफी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि काफी मानसिक दबाव में है वो।
और होता भी है थोड़ा। लेकिन जब बजट का पूरा उनका संबोधन समाप्त हुआ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल पाई हमें जिस पर हम कह सके या प्रदेश की जनता कह सके कि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नया किया गया। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के। और उसमें से जो जितने भी उनने स्कीमें बताई गई उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, ये सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। लेकिन एक नया काम ऐसा इस तरह से कहा कि जो पहले कभी किसी ने ना सोचा ना किसी ने किया है। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैं उसमें जाता आता रहा हूं। कितनी बार हम सचिवालय जाते रहे, शिमला के लोकल कार्यक्रम सारे उसी गाड़ी में बैठ के करते रहे। एक तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सीधी सी बात है कि जो खास तौर से उन्हें जो जिक्र किया है ग्रीन एनर्जी का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सब्सिडी के रूप में, और उसी के बलबूते ये इस बात को यहां पर कह रहे हैं स्टेट की ओर से उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है, स्टेट की ओर से क्या उनकी योजना है, ये सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा। और दूसरी बात, बजट से संबंधित देखिए, अगर हम कि जो मैं देख रहा था, एक नजर मार रहा था मैं, जो हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है वो 38,945 करोड़ रुपीस की है, और खर्चा बताया गया है 45,115 करोड़ रुपीस का। और जो घाटा जो इसके बाद बचता है, राजस्व घाटा जो है वो 6,170 करोड़ रुपए का है। इस गैप को अब 6,170 करोड़ रुपए का रेवेन्यू के जो हमारे पास जो घाटा है, इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए कोई ठोस बात तो उसमें नहीं आ पाई है। और जहां तक बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया गया, पिछली बार 52,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमने पेश किया था, अब की बार स्लाइड से इंक्रीज जो उसमें 53,413 करोड़ रुपीस का है। और उसमें मैं एक चीज को देख रहा था कि जो अब की बार उन्होंने जिक्र किया, जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी है, तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 37,999 करोड़ रुपए की बताई है, और जो राजस्व व्यय जो है वो 42,704 करोड़ रुपए का बताया है। और उसमें जो अनुमानित जो राजस्व घाटा जो है 4,704 रुपीज का रहने वाला है। और उसके बाद जो कुल राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं वो रहने वाले जिसकी संभावना लग रही है वो 9,900 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। ये सारी बातें उन्होंने जिक्र की। अगर उसमें 100 रुपए में से उसमें जिक्र करें हम इसका शेयर का भी किस चीज में खर्च होगा, तो उसमें बड़ी साफ बातें हैं, मुझे उसमें कोई डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन उसमें 29 मतलब 1 रुपए में से 29 पैसे मात्र आपके डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के अतिरिक्त जो दूसरे हमारी गतिविधियों के लिए रह जाते हैं। पूंजीगत व्यय और हाँ जी 29 रुपीज मतलब 100 रुपए, मैं 1 रुपए में से बोल रहा हूँ ना, 1 रुपए में से 1 रुपए में से 29 पैसे, 100 रुपए में से 29 रुपए ये रह रहा है। तो आखिरकार आप डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कहने की बातें कर रहे हैं तो वो कैसे हो पाएंगी पूरी। एक तो मैं इसी बात पर ये कह रहा हूं कि एक गुमराह करने का एक आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं। जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना, हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम पर कर दी। लेकिन इसमें हट करके क्या है? इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। और उसके बाद आगे में हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके हैं। उस योजना का पैसा जाना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जब विधानसभा के अंदर यहां पूछा गया तो सेक्रेटरी हेल्थ ने मिसगाइड किया चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पैसा जा चुका, जबकि हमने पता फैक्चुअल पोजीशन है कि हिम केयर का पैसा नहीं गया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका क्या आपने कि हिम केयर क्या योजना बंद कर दी क्या? यह प्रश्न है मुख्यमंत्री से। सारा योजना पिछले 5 महीने से, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके बाद पैसा, और 3 महीने की सरकार वर्तमान की, 5 महीने का पैसा सहारा योजना का ऐसे गरीब लोग, बीमार लोग जो बेबस हैं, लाचार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, उनके इलाज के लिए, उनके सेवा के लिए हम दे रहे हैं 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। उसका जिक्र कुछ नहीं। क्या हुआ उस योजना का? क्या उन जो बेबस, जो बिस्तर पर पड़े लाचार बेबस लोग हैं, क्या उनका ये अधिकार छीन दिया? क्या इस योजना को बंद कर दिया? इस पर प्रश्न, इस पर मुख्यमंत्री को क्या कहना है, स्पष्ट करें। और उसी तरह से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जो मेजर सर्जरी, हार्ट सर्जरी है, किडनी की सर्जरी, उसके लिए एक हमने कोष खड़ा किया था हिमाचल प्रदेश में, जिससे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मरीजों को, हार्ट के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट्स को, और ऐसी गंभीर बीमारी के कारण जो बीमार लोग हैं, उनके लिए जहां ज्यादा खर्चा होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनके लिए उस योजना का कोई जिक्र ही नहीं है। गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि क्या इस योजना का भविष्य क्या? आपने क्या समाप्त कर दी क्या? कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। नाम बदल करके किया होता तो भी हमको समझ में आता कि भाई इन्होंने योजना बदल दी है और इसका नाम बदल दिया, इसका जिक्र कहीं नहीं है। आखिरकार इस प्रकार का बजट जो है, जो पुरानी तमाम योजनाओं का जिक्र ही नहीं, और उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में पता ही नहीं, उन योजनाओं को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, या उन योजनाओं को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, कोई भी जिक्र नहीं। टूरिज्म में हमने नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें, नई मंजिलें शुरू की, कोई जिक्र नहीं उसका। टूरिज्म पर बड़ा लंबा भाषण देते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और 1300 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं। उसमें इनका क्या योगदान है? वो एडीबी का पैसा है, जिसके लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री से मिला और 3 और 4 बार मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, क्योंकि कोविड के कारण जो 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो शेल्फ हो गया था, रोक दिया गया था। हमने रिवाइव किया और वो पैसा आया। उसमें से यहां से योजनाएं जो हमने भेजी थी, उन योजनाओं को फिर से वापस बुला करके उन्होंने सारा शेल्फ चेंज किया उसका, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब हमारी प्राथमिकताएं अलग से होंगी। ये कोई काम करने का तरीका क्या? इससे पहले भी जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो लास्ट फेज बचा था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान का, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, असल में वो धूमल जी की गवर्नमेंट के दौरान वो पैसा आया था, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान आया था।
हमने जो शेल्फ पहले जो भेजा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं की, जो भेजा गया था उसी को हमने स्वीकृति के लिए कहा, इसको स्वीकृत करिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या हुआ उसका? क्या ये योजना बंद कर दी? हम उसमें 5100 रुपए दे रहे थे, 51,000 रुपए उसमें दे रहे थे। उस योजना का जिक्र ही कहीं नहीं है कि वो योजना कहीं पर है क्या? शगुन योजना, एक ऐसी जो गरीब परिवार की बेटी है, उस बेटी की शादी के लिए हमने तय किया कि हम उसके लिए 31,000 रुपए शगुन योजना के अंतर्गत उसकी मदद करेंगे, उसको शुभकामना देकर के, आशीर्वाद देकर के वो अपना परिवार बसाए। उस योजना का जिक्र ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद आगे बात कही गई, इस बात का श्रेय हम 5 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग क्लासेस शुरू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, केंद्र के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहिए। अभी हाल ही में केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है और उस केंद्र के बजट में ये पूरे देश भर में तय किया है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो नर्सिंग क्लासेस शुरू करने के लिए केंद्र की ये योजना है, ये प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। इस बात को भी उन्हें गोल करके, सारा छुपा करके, और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख भी है कि अधिकारी भी इस प्रकार से गुमराह करने में लग गए हैं लोगों को। उनको मेहरबानी करके फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स रहेंगे और इस तरह से वो ना करें जो जिस प्रकार से उनका तौर तरीका काम करने का हो गया है। इसके अलावा खासतौर से जो एचआरटीसी में कहा कि हम 1500 नई बसेस जो है ई बसेस हिमाचल प्रदेश, पहले तो मुझे इस बात को बताया जाए कि 350 बसें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिसकी हमने बजट प्रोविजन किया, टेंडर हो चुका है, टेंडर अवार्ड हो चुका है, 100 से ज्यादा बसें बन करके तैयार हैं, उन बसों को क्यों नहीं ला रहे? क्या वजह है? और जो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हम उसके तरफदार हैं। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि इसमें कम से कम पूरे हिमाचल प्रदेश में उसके नेटवर्क के लिए अगर बात कह रहे हैं, वो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस तरह से वो, लेकिन इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, सालों लग जाएंगे अभी। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जो इन्होंने बताया है हम इन सारी चीजों में, इसका 50% भी 5 सालों में पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, 1500 बसेस के लिए बजट प्रोविजन कहां से होगा, इसका भी वो जिक्र करते तो अच्छा रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जो है, जो नॉर्मल बसेस की कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, और मेरे ख्याल में डबल कॉस्ट से भी ज्यादा है, 3.5 गुना, मोर देन 3 टाइम्स। और उसके लिए कैसे आप वो सारा अरेंजमेंट करेंगे? और इसके अलावा जो बाकी जो सारी चीजों को लेकर के इसमें यह कहा कि भाई चार्जिंग पॉइंट के लिए जो है हम नौजवान लगाएंगे, उनके लिए हम ये करेंगे कि उनको सब्सिडी देंगे, 50% सब्सिडी देंगे। लेकिन पहले तो बात यही है कि चार्जिंग पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए बेरोजगारों को मदद क्या करेंगे, किस प्रकार से मदद करेंगे, इस सारी चीज को लेकर के उन्होंने बड़ा स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मुझे जो खासतौर से जो बात कहनी है कि इस बजट में अधिकांश योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो चली हुई योजना है उसके बारे में पूरा बजट साइलेंट है। और बहुत सारी जो इसके अलावा जो योजना है, उन योजनाओं को उनको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का नाम बदल करके उनने अपने इसमें डाला हुआ है, इस बजट की स्पीच में डाला हुआ है। इसके सिवाय और कुछ नहीं किया है। और खास तौर से जो जिसका जिक्र यहां पर
बहुत जोर से कर रहे थे और जिस पर बहुत लंबा बोलने की इच्छा हो रही थी उनकी, पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश में जिसको कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उस सारे मामले को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टेट का उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस बात को लेकर स्पष्ट करें, क्योंकि वो सारी योजना सब्सिडी का सारा पोर्शन, उसका मेजर पोर्शन केंद्र सरकार का है उसमें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और फिर अब आते हैं गारंटी पर। गारंटी पर एक बात उन्होंने जरूर कही कि हमने जो है वो ओपीएस लागू कर दी, स्वागत है, लेकिन ओपीएस के लिए कुछ बजट के प्रोविजंस उन्हें क्लियर अभी तक किए नहीं है। उसमें एसओपी बन करके तैयार होगा, कब तक बन करके तैयार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। लोग तो कर्मचारी तो असल में ओपीएस उसी शेप में मांग रहे हैं जिस शेप में 2003 से पहले की ओपीएस मिलती है। क्या उसी शेप में दे रहे हैं क्या? कहा कि हमारा हिमाचल का मॉडल अलग से होगा। इस पर भी बड़ा क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिर उसके बाद आती है दूसरी गारंटी कि महिलाओं की, और महिलाओं के लिए कितना टोटल नंबर बताया? 2,31,000। हाँ जी, 2,31,000 उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए गारंटी देंगे। कितना गुमराह किया है। जो अपनी गारंटी के मुताबिक जो 1,500 रुपए देंगे, और उसमें आपने पढ़ना, उसमें बजट स्पीच का पेज नंबर 19 है। उसमें क्या जिक्र है? किसको देंगे? उनको दे रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। और इस बात को लेकर के स्पष्ट करें कि क्या ये उस पेंशन से ऊपर होगा क्या, या इस पेंशन को बंद करके उसी में ही 200 रुपए 500 रुपए की बढ़ोतरी करके उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि इतना गुमराह करने वाली सारी चीजें हैं। इसका मुझे जो मानसिकता लगती है, जो मुझे इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट लगता है कि इसमें इनका मकसद ये है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए करेंगे क्या? ये करेंगे ये कि अगर किसी को 1,500 रुपए पेंशन मिलती थी और उस 1,500 रुपए उस पेंशन को बंद करके उनको कहेंगे ये हमारी जो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसमें आपको शामिल कर दिया। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है, मेरे ख्याल में यहां पर वो इसमें है, लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा है इसमें न, हमारी सरकार की गारंटी में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वायदा किया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं। घोषणा करी, देखो किस तरह स्टाइल से की। जो आगे थे असली पार्ट आगे, जो अभी 1,115 रुपए की दर से पेंशन ले रही हैं, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। लेकिन इसमें स्पष्ट ये नहीं किया कि जो ले रही है उनको ही दी जा रही है। ये क्या ये ओवर एंड अबव होगा क्या? उस पेंशन से हटकर के ऊपर होगा क्या गारंटी? और या उसी में जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है, भाई 1,000 वाले को 2,500 मिलेगा कि 1,500 मिलेगा? हाँ जी, 1,500 और जबकि वादा ये है, जो कमिटमेंट इनकी है कि चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर के महीने से प्रदेश की हर महिला को जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है उसके खाते में 1,500 रुपए आएंगे। बोला तो ये है। लेकिन इसका किस प्रकार से इसको गुमराह करके लोगों को ये करने की कोशिश की गई है, तो ये सारी चीजों को लेकर के मुझे आप सबके बीच पे ये कहना कि निराशाजनक बजट है। कोई इसमें उत्साह नहीं है, कोई इसमें कोई नयापन नहीं है। जो छोटे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे उसके अलावा दूसरे जो आउटसोर्स वाले हैं,
स्लाइड सी इंक्रीज की है, जो नॉमिनल सी इंक्रीज है, जिसको हर बार एक रूटीन में देखा जाता है, रूटीन में किया जाता है, उसी तरह से, और इसके अलावा अलग उसमें कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही लगती है कि जो 3 चीजों को लेकर के खास तौर से जो बात कही है गारंटी से संबंधित, मैंने ये 1500 रुपये वाली बात का जिक्र तो मैंने कर दिया, लेकिन एक गारंटी इनकी और रहती है, कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक यही बोलते थे, ये गारंटियां लागू होंगी। 5 लाख हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन कितने की? 25,000, और उसके बाद 5,000 और जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, जो ऑलरेडी जो प्रोसेस में है, जो हमारी सरकार द्वारा की हुई, तो उनमें उनको देख करके कुल मिला करके अगर हम इस बजट पर अगर संक्षिप्त में अगर टिप्पणी करें तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। जितना शोर डाला गया था, जितनी चर्चा की गई थी कि व्यवस्था परिवर्तन, और इसमें व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को बदल करके, नाम बदल करके किया है, और कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जो जनहित में है। लाखों लोग उन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश में जो है लाभान्वित हुए हैं, उन योजनाओं के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लाभ मिलता है, उसके बारे में वर्तमान सरकार का अपना रुख क्या है वो स्पष्ट करें। थैंक यू। प्लीज सर, ऑलमोस्ट आपने 1 दर्जन ऐसी योजनाएं गिनाई हैं जो आपकी सरकार की चलाई योजना थी, या उसमें उसका मेंशन नहीं है, क्या उनके नाम बदले गए? तो व्हाट इज द टेक? बीजेपी इस हम अभी चर्चा में इस सारी चीजों को पूछेंगे, जवाब मांगेंगे उनसे कि क्या हुआ सारा योजना का, क्या हुआ गृहिणी सुविधा योजना का, क्या हुआ हिम केयर का, क्या हुआ हमारे शगुन योजना का, इसका जिक्र पूछेंगे उनसे। सर वो 300 बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली के लिए नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया वर्तमान सरकार का प्रथम बजट। बजट में नजर आई हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करने तथा प्रदेशवासियों के स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की दिशा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में प्रदेशवासियों के स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की दिशा तथा हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के कदम प्रस्तावित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुंचने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नदौन विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी
सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए मैंने टूटी गंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहां रह रहे बच्चों के साथ विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैंने उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है, उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार से जारी करवाने के लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा। आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत सी इनोवेशन हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही है और कामकाज के परंपरागत तौर तरीकों को बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की गारंटियों में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,1150 रुपए की दर से पेंशन ले रही थी, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट आकार प्रस्तावित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपया अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा
4,704 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61% है। मुझे विश्वास है प्रभावी कर अनुपालन भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ साथ प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा बेड के विस्तार के लिए इस बजट में सुख आश्रय सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में भी की गई पहल किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा। बजट में 13 नई योजनाएं घोषित की गई है। इनमें राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति, दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिमगंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना 2023, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शामिल है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। बजट में 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने तथा पर्यटन विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल और सामाजिक सुरक्षा दायरे का भी विस्तार किया गया है। कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने तथा आधारभूत संरचना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें डिजिटाइजेशन, पैरा वर्कर्स, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों के कल्याण सहित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव शामिल है। हरित ऊर्जा के विस्तार पर बल देते हुए 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपए की लागत से 6 EHV सबस्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाइनों व एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। ऊर्जा के क्रय विक्रय के दक्ष प्रबंधन हेतु सेंट्रलाइज्ड सेल स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन ग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपए से उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां, मशीनरी व उपकरण की खरीद तथा आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में सुधार एवं आवश्यक अधोसंरचना के विस्तार के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ खेल सुविधाएं व स्विमिंग पूल इत्यादि भी होंगे।
प्रदेश के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलिटेक्निकों में आगामी 5 वर्षों में मेरिट योजना लागू की जाएगी। कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार किया गया है। अनाथ और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 27 वर्ष आयु तक के पात्र अनाथ बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी। इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा। सुंदरनगर व ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जाएगा। युवाओं को प्रदेश, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना आरंभ की जाएगी। दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाया जाएगा। 7,000 विधवाओं एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरंभ की जाएगी। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान दिया जाएगा। 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 रुपए तक का उपदान दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान आरंभ किया जाएगा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान भी आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर सृजित किए गए हैं। कृषि के समग्र विकास के लिए क्लस्टर अप्रोच के आधार पर एकीकृत हिम उन्नति योजना आरंभ की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण उप अभियान के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% उपदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना हिमगंगा आरंभ की जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना